students, class 12th Political Science Chapter 4 Alternative Sectors of Power Part 2। इतनी जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड इसलिए करने पड़ रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले मैंने इसका पार्ट 1 लोड किया था क्योंकि मोबाइल मेमोरी कम हो रही है और वो बड़े वीडियो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके पहले पार्ट में हमने यूरोपन यूनियन के बारे में बताया था, जो एक अल्टरनेटिव चेंज वन के सामने आया था। आर्थिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी उसकी परिकल्पना जो थी कई राष्ट्रों ने मिलकर की थी। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने, उन्होंने अपना झंडा, उन्होंने अपना गान, उन्होंने अपनी करेंसी, उन्होंने अपनी कैपिटल, सारी चीज़ें स्थापित की थी। अर्थात उन्होंने अपना अधिराष्ट्र बनाने की चेष्टा की थी, जो सफल नहीं हुई थी। और बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सफल होने में कामयाब भी हो गए थे बहुत सारे काम करने में। और वो एक अमेरिकन हेजीमनी या संसार में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कल्चरल क्षेत्र में एक वैकल्पिक या अल्टरनेटिव व्यवस्था सामने उभर करके आई थी। इसका सेकंड पार्ट, आज उसके सेकंड पार्ट में दूसरे अल्टरनेटिव के रूप में हम एशियान को लेते हैं। एशियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन है। इसकी स्थापना अब्दुल रज्जाक ने 8 अगस्त 1967 ईस्वी में की थी। इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर 10 है। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, और इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाओं में अधिराष्ट्र बनाना नहीं था, बल्कि इस समुदाय का उद्देश्य जो था यूरोपीय संगठन के साथ मिलकर के दक्षिण पूर्वी एशिया का विकास करना। क्योंकि आप देखते हैं कि इस दौर में जो देश साम्राज्यवादी नीतियों से बाहर निकले थे, उन्हें काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था इन कंट्रीज को। तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है, हम आपको ये दिखाएं, ये मानचित्र है, ये पूर्वी एशियाई और पैसिफिक का मानचित्र दिखाई दे रहा है। ये आपके एशियान समूह के सदस्य देश हैं। ये एशियान समूह के आपके सदस्य देश हैं। और एशियान समूह का ये जो है एक झंडा है। एशियान का ये जो सिंबल है, चिन्ह है, इसमें धान की जो है वो 10 वालियाँ दिखाई गई हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं और जो आपस में मित्रता और एकता के बारे में भी संदेश देती हैं। तो देखिए, इस क्षेत्र के में जो थे 1967 में 5 देश इकट्ठे हुए थे बैंकॉक में, उन्होंने इस पर साइन किए थे। और इस प्रकार ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, वो हमने भी बताया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड। आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक रूप से विकास को तेज करना था। उसके माध्यम से जो आज का सोशलिज्म था, कल्चर था, डेवलपमेंट था, उनको उन्हें हासिल करना था। और उस पर उन्हें शासन और यूएनओ के जो वाइलोज थे, जो कानून थे, ठीक है, उन पर बेस होकर के वो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है,
बाद के वर्षों में इसमें ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इसकी सदस्य संख्या वैसे ऊपर हमने बताई 10 हो गई। यूरोपियन संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने की चेष्टा कभी नहीं की थी। अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य भी इन्होंने नहीं रखा था। अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियल रूप से ये टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया एग्जाम्पल स्थापित करने के लिए आए थे और इन्होंने काफ़ी फेम भी प्राप्त किया था। देखिए इसी में काफ़ी फेम, और इसको आसियान शैली ही कहा गया था। ठीक है, आसियान वे कहा गया था। कामकाज में राष्ट्रीय जो सार्वभौमिकता थी उसको इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दी थी। 1903 ईस्वी में या 2003 ईस्वी में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, इन 3 स्तंभों की स्थापना की थी आसियान। ठीक है, और 1994 ईस्वी में एशियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना भी की गई थी। अंत में हम कह सकते हैं आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन था। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक मल्टीपर्पज सोसाइटी या कम्युनिटी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। पूर्व एशियाई सहयोग संगठन से बातचीत के लिए 1999 में एशिया ने नियमित वार्षिक बैठकें अपनी प्रारंभ की थी। ये देखिए मानचित्र में ये आपका पूर्वी एशिया के ये देश हैं, और ये देखिए भारत में ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। अब देखिए फिगर नंबर सेकंड में 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। आसियान नेताओं के साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। इसी तरीके से और आप देखते हैं अब एशियान कंट्री के मॉडल को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी में हम आगे जो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान बताएंगे। तो देखो 1978 ईस्वी में, अब इसी में हम एक प्रकरण और जोड़ रहे हैं। इसके छोटे छोटे प्रकरण लाना मेरी मजबूरी है क्योंकि मोबाइल काम नहीं करता है। तो चीनी जो अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ है वो 1978 ईस्वी से हुआ, और आज ये भी एक अल्टरनेट है विश्व के मानचित्र पर। चीन भी एक अल्टरनेट के रूप में, पहले आपने देखा अल्टरनेट यहाँ गिनाए जा रहे हैं। पहले आपने यूरोपीय संघ देखा, उसके बाद आसियान देखा, अब हम चीन को देखते हैं। तो सबसे पहले चीनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। वो 1978 से कृषि के क्षेत्र में तमाम तरीके के डेवलपमेंट करते करते आगे बढ़ रही है, और चीन जो है संसार में एक अल्टरनेटिव या सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। और आज चीन तो अमेरिकन हेजेमनी को ध्वस्त कर रहा है। अमेरिकन हेजेमनी को सबसे बड़ी चुनौती जो विश्व में मिल रही है वो चाइना से ही मिल रही है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक क्षेत्र हो। और दक्षिण एशिया के अंदर आप हम लोग जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एशियान का भारत क्यों नहीं सदस्य बना, नहीं, भौगोलिक स्थिति जो है भारत की वो दक्षिण एशिया में है और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। अतः भारत इनका पूर्णकालिक सदस्य आज तक नहीं बना है। इसके 10 ही सदस्य हैं। एक तो बात ये क्लियर हुई। दूसरी, चीनी अर्थव्यवस्था जो है आज ट्रेड वार में, अगर वो पिछला भी आप छोड़ दो, आज वर्तमान में देख लीजिए चीन जो है कितनी जबरदस्त तरीके से अमेरिका को या अमेरिकन हेजेमनी को चुनौती दे रहा है हर क्षेत्र में, और अपना संगठन मजबूत बना रहा है। देखिए चीनी अर्थव्यवस्था के अंदर आप अगर देखेंगे तो 1978 ईस्वी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था की सफलता जो है
उसको एक महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए हो रही है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद, जब 1978 से चीन ने आर्थिक सुधारों की वो शुरुआत की थी, उसके बाद चीन में सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि हो रही है। सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि करने वाला देश चीन बन गया है। और माना ये जा रहा है इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा चीन। दुनिया की, ये अल्टरनेटिव की बात हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ा आर्थिक जो देश होगा या आर्थिक वृद्धि करने वाला देश जो होगा, अगर इसी रफ्तार से चीन चलता रहा तो दुनिया का सबसे आगे होगा 2040 तक। यही अमेरिका की चिंता है, वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, आर्थिक स्तर पर से भी आगे निकल जाएगा। और अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्वी एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है। इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूखंड, प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। हम लोग जानते हैं 1949 ईस्वी में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी पार्टी की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक स्थिति मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी, यानी कि कम्युनिस्ट मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया में अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसे में इसके बाद अपनी संसाधनों से गुजारा करने के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं था। थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। बाद में इसने अपना मॉडल आगे बढ़ाया और आज संसार में बहुत तेजी से चीन विकास कर रहा है। ये देखिए, कार्टून के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं चीन की बढ़ती ताकत। ये कार्टून दिया गया है, इसके माध्यम से आप चीन की बढ़ती ताकत देख सकते हैं। देखिए भाई, अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौंधती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टून ने दोनों का इस्तेमाल किया है। आप पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया है एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है, क्या वो ड्रैगन को रोक सकता है। अब इसी तरीके से ये दूसरा कार्टून देखिए, चीन में सिर्फ 6 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, केवल 6 आर्थिक क्षेत्र हैं और ऐसे 200 से ज़्यादा, भारत में ऐसे 200 से ज़्यादा क्षेत्रों को मंजूरी है। क्या यह भारत के लिए अच्छा है? आप विचार करके इस प्रश्न का उत्तर निकालें। आगे देखिएगा, ये माओ की लाल किताब है और ये हु की पूंजी परस्त लालटाई है और ये देखिए चीन की साइकिल है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में ये बता रहा है। और अब अगले प्रकरण में चीन के साथ भारत के संबंधों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भारत चीन संबंध। इंडिया एंड चाइना रिलेशन। भारत या इंडिया चाइना से रिलेशन। देखो, पुरातन काल में चीन ने भी अपनी स्वदेशी सरकार स्थापित की। आज़ादी के बाद भारत ने की, तो शुरुआत में संबंध थोड़े अच्छे रहे। बाद में भारत और चीन के 1950 के आसपास और उसके बाद सीमा विवाद को लेकर के भारत चीन संबंध बिगड़ते गए। और आपने सुना होगा कि 1962 में भारत और चीन का इंडो चाइना वार भी हुआ। उसमें भारत की सैनिक हार भी हुई और चीन की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत और उसके संबंध बिगड़ गए। और पाकिस्तान को सहयोग देने के कारण, आतंकवाद में पाकिस्तान का सहयोग देने के कारण और पाकिस्तान की मदद करने के कारण, और भी कई कारण हैं, राजनीतिक हैं, कूटनीतिक हैं, और सबसे बड़ा भारत और
चीन के साथ सीमा विवाद है, ये वर्तमान में भी चल रहा है। संक्षेप में बस इतना ही, धन्यवाद। अगला पर आगे जो है इसमें जो शेष रह गया है वो तीसरे प्रकरण में अपलोड करके पार्ट को चैप्टर को पूरा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।